हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल पार्ट लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्लास 12। वेलकम बैक मेरे आपका चैनल पर। ठीक है, ओके, और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी पढ़ाया था ना। तो मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। जिसने भी मेरा पार्ट 1 लेक्चर ना देखा हो, पार्ट 1 लेक्चर में इसका पढ़ा चुका हूँ आपको पूरा, जिसमें मैंने 1 से 5 तक न्यूमेरिकल करवाए थे और कॉन्सेप्ट कराए थे। जिसमें कॉन्सेप्ट एक तो ये था 7n14 वाला कॉन्सेप्ट था, एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आपको पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा आज उन्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट आज इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको फ़ायदा होगा, ना पढ़ा हो प्लीज़ आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने जो वीडियो बनाया है 1 से 5 तक पहले, उसमें वो आप मेरे देख लीजिएगा। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति एवं कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मैंने इसने क्या पूछा, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति एवं कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप क्यू को कूलाम में ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर लोगे, पर आवेश की प्रकृति कैसे बताओगे? आवेश की प्रकृति कैसी है वो आप कैसे बताओगे? वो आप मेरे फंडे से बताओगे, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाया था, उससे मैंने आपको बताया था। उसी के आधार पर हम आवेश की प्रकृति बताएंगे। कैसे बताएंगे? चलो मैं आवेश की प्रकृति यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर उसमें क्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो, उसने कहा यदि किसी आवेश चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि कोई एटम है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अंडरस्टैंड? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज भी उतना नहीं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन ही दिखता है। तो एटम कैसा होगा, रेड, निगेटिवली होगा। कैसा होगा, निगेटिवली होगा एटम हमारा। ओके, अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो आवेश की जो मात्रा होगी, आवेश की प्रकृति होगी, वो कैसी होगी, ऋण आवेश होगी। ओके ओके, अंडरस्टैंड? आवेश की प्रकृति कैसी होगी, जो आवेश की जो नेचर होगा, या जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो कैसी होगी, ऋण आवेश होगी। ओके, अंडरस्टैंड? इतना आपको बात समझ में आ गया? अब मुझे क्या निकालना है, कूलाम में आवेश की मात्रा। क्या निकालनी है हमको, कूलाम में आवेश की मात्रा। देखो कैसे निकालेंगे, कह रहा था कूलाम में आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे। अब क्यों पूछ रहा है वो, क्यू बराबर मैंने अन्य फॉर्मूला पढ़ा है। तो एन कैसे निकालोगे, 1500 दे रहा है, ई का मान आपको गिवन होता है माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19। माइनस आप लगाया मत करो, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखा करो। देखो मैंने आगे सॉल्व किया है, देखो ये देखिएगा, एन बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, अधिकता थी इलेक्ट्रॉनों की, ई का मान दे रहा था, क्यू निकालना था। क्यू बराबर एन ई क्या होता है, एक फार्मूला होता है, मैंने आपको फार्मूला शीट में दिया होगा। ठीक है, आप जिसने फार्मूला शीट नहीं देखी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। क्यू का मान देखिए 1500 गुणे 10 की मान रख ही दिया मैंने। ठीक है, तो क्यू का मान हमारे इतना आ गया। प्रगति ऋणावेश समझ में आ गई थी, कैसे ऋणावेश आया, फिर से ये ऋणावेश यहाँ पर कैसे आया, ये समझ में आ गई, यहाँ पर ऋणावेश कैसे आया। देखो एटम हमारा होता है, ठीक, ये क्या है, एटम है। इसमें उसने कहा 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा, एटम पॉजिटिवली होता है नेगेटिव भी होता, तो इसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है पॉजिटिव तुलना की अपेक्षा। जिसकी अधिकता है तो एटम हमारा उद्भयसी हो जाएगा, ऋणावेश। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमारा एटम धनावेश हो जाता है, जैसा हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? जिसको ना समझ में आ रहा हो, मैं प्लीज़ आप लोग, क्या मैं कह रहा हूँ, जिसको ना समझ में आया हो कि ये कैसे डेटाबेस आ गया, इससे पहले का लेक्चर डाल देना, पार्ट 1
यूट्यूब पर टाइप कर देना न्यूमेरिकल का, जो JSSP फॉर फिजिक्स टाइप कर देना, आ जाएगा मेरा चैनल। उसमें आप देख लीजिए, उसमें मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी, विनम्र है आपसे, वो आप देख के लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ मैंने बहुत ही डिटेल समझाया है, ठीक है, बहुत ही डिटेल। ओके आओ स्टार्ट करते हैं। जो 7वां सवाल है क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, वर्ड कह रहा मुझसे कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी आवेश की मात्रा भाई क्यों पूछ रहा हमसे, प्रकृति पूछ रहा, नेचर मुझसे पूछ रहा, प्रकृति जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति जिसे हम लोग नेचर कहते हैं। ओके प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा। आप लोग जिसने मेरा इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा होगा वो सवाल को चुटकी में लगा लेगा। कैसे लगाया, क्यू कैसे निकालोगे, क्यू बराबर एन लिखा दोगे। एन का मान मुझे दे रहा है, ई का मान आपको पता ही होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19, जिसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। पर आप लोग कैसे, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, प्रकृति कैसे बताएंगे। देखो एटम ले लिया, फिर से आपने एटम ले लिया, आपको पता होनी चाहिए बेबर आप एटम ले लेते हो, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अटा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाना होगा यार। इलेक्ट्रॉन होंगे पर इतने नहीं होंगे, पॉजिटिव जाना होगा। जिसका चार्ज जाना है, पॉजिटिव चार्ज एटम हमारा कैसा होगा, धनावेश होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमें पॉजिटिव चार्ज में होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का दिखता है तो पॉजिटिव चार्ज कम होंगे, नेगेटिव चार्ज जाना होंगे, अर्थात हमारा एटम कैसा होगा, धनावेश। इतना समझ में आ गया। अब ये देखिएगा, इसको मैंने आगे डिटेल में बताया, ये देखिएगा। एन का मान उसने दिया था 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, ई का मान आपको गिवन होता 1.6 10 की पावर माइनस का 19, ओके। और क्यू बराबर एन ई फार्मूला लगा दीजिएगा। तो एन का मान उसने दे दिया था मुझे 500 में मल्टीप्लाई जब आप करोगे इतनी वैल्यू का, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्रगति देखी जाए, प्रगति होती है धनावेश, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई, ओके। ये सवाल देखो, यदि शुद्ध जल का प्रारूपतांक 81 हो, जो शुद्ध जल होता है, ये बात सही है 100%, ये बात सही है कि शुद्ध जल का प्रारूपतांक 81 होता है, बात सही लिखी, इसमें गलत नहीं लिखा है, सवाल सब सही होता है, काल्पनिक नहीं, ये बात 100% आई है, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है, सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मुझसे यदि शुद्ध जल का प्रारूपतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। मैंने इसका फार्मूला, ना तो फार्मूला सीट है, आपने फार्मूला सीट पढ़ी है, उसमें आपको कोई फार्मूला मिला, नहीं मिला होगा, उसमें मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक। जिस प्रकार ये सवाल जो आया है हमारे पास, ऐसा मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है, सवाल आ गया, अब क्या करें, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको लाया हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक मिनट रुकना, एक हमारा वो मोड लग गया ना, वो से आपको, ओके। अब ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, देखिएगा देखिएगा। देखो ये फार्मूला होता है के बराबर एप्सिलॉन आर भी होता है, जैसे के एप्सिलॉन आर दोनों बराबर होते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, अब आप क्या देखिएगा, फार्मूला देखिएगा, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा इतना, ये नहीं कि मैं आपका उसको प्रूफ दे दूँ, प्रूफ नहीं इसका कोई है, समझा सकता हूँ कैसे आया है, वो नहीं समझाऊँगा आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी, कहो तो उसका मैं अलग वीडियो बना दूँ आपका, चलो बना दूंगा आपको, हुए तो ठीक है। तो अभी फार्मूला अभी समझ लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। देखो जो कि होता है इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी हेडिंग, मैंने ऊपर हेडिंग डाली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है कि जो ये बराबर का चिन्ह बना है, क्या बराबर तिरछा बन गया, अब साइलेंट आर के कोई हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब साइलेंट आर, इसका फार्मूला होता है अब साइलेंट यह मतलब परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस लिखा, ये होता है एनी मीडियम, इसमें मटेरियल लिखा कुछ भी, इसे एप्सिलॉन नियम कहते हैं। अब साइलेंट नॉट क्या होता है, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी आपको 8.85 10⁻⁻12। ओके, मैंने बताई थी आपको। तो भाई फार्मूला, इस फार्मूले से देखो हम लगाते कैसे हैं। देखो इस फार्मूले से दो ही सवाल था। अब इस सवाल देखो आप लगाओगे, इस फार्मूला समझ में आ गया। अब ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि के बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सवाल मुझे गिवन क्या कहता है, ये देखिएगा। जो कि होता है, मैंने आपको कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावर्तनांक जिसे बताया था, तो उसकी वैल्यू मुझे क्या सी दे रहा था, मुझे एप्सिलॉन नॉट का मान गिवन होता है, पता ही होता है, दिया सवाल में तो दिया नहीं गया, पर मुझे पता होता है क्योंकि कांस्टेंट बोला, एयर व वैक्यूम के यही मान होता है। एप्सिलॉन का मान पूछ रहा था, तो मैंने पढ़ा था के बराबर एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। अब मत के ना, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने ऊपर पढ़ाया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो एप्सिलॉन बराबर निकाल दिया मैंने, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ओके, अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, मैंने इसको कैलकुलेशन है इसमें, इसको इसको इतना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, आपको उतना मत समझ में आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, मैंने आपको हर तरीके का फार्मूला, हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। जो क्वेश्चन नया आता है मैं उसका कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ाए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले चैप्टर का दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दिल जान लगा कर पढ़िएगा। ओके, ये देखिएगा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। चलो उसको समझते हैं। डेट इज, ये दो प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस का 1.6 होता है। उनके बीच की रेडियस हो गई, अंडरस्टैंड, उनके बीच की ये रेडियस हो गई। अब कूलाम लॉ मैंने पढ़ा है, देखो हमें Q1 पता है, Q2 पता है, रेडियस पता है, मैंने उससे फोर्स पूछा है, लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो यह बराबर के Q1 Q2 और उसका मैंने आपको फार्मूला शीट में फार्मूला गिवन दिया है ना। तो आपको पता है कि कूलाम लॉ ये होता है, आपने इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। Q1 का मान ये देखो रखा है मैंने, Q2 का मान ये रखा है, और इनमें R² को मैंने अलग अलग टर्म में लिख दिया, कोई नहीं लिखा। जब इसको आप हल करोगे तो इतना आ जाएगा। अब मैं इसका हल करके आपको दिखाऊँ क्या, हल करके ना दिखाओ वीडियो लंबी हो जाएगी यार, तो आप हल तो स्वयं कर लेना। आप 12th में पढ़ते हो, आपको पता होगा, तो आपकी मैथ बढ़िया होगी, ठीक है। जो मैथ ना लिए बायो गुणा भाग तो करना जानते होंगे ना, तो आप इसे कर लोगे, ठीक है। हमें देखते हैं, ये देखिए सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल लगा यार, आज के लेक्चर का सबसे मस्त सवाल है ये। देखना मैं समझाऊँ कैसे, इसे मैं चुटकी में समझा दूंगा, चुटकी में इतने सरलतम रूप में समझा दूंगा। अन टीचर पता नहीं क्या करते, रिएक्शन लिखते में, ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपल वे में समझा दूंगा। सवाल देखना, समझना इसे। एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 डिग्री मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल होगा। ओके, समझ, इस संकेत लिखा था कि उत्सर्जित अल्फा कण, संकेत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। उत्सर्जित अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर 92 इलेक्ट्रॉन से 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका आंसर है 512। और देखते हैं, देखो ये अल्फा कण था, ये नाभिक है हमारा। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये नाभिक के पास आया तो इसका विघटन हुआ, तब इसके पास 90 इलेक्ट्रॉन रह गए। बीच की जो दूरी थी, बीच की जो सेपरेशन थी, वो इसमें दी रही है, R बराबर 9 × 10⁻⁵। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनके बीच मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, हमें 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पता है, हमें 90 इलेक्ट्रॉन यहाँ पता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पता है, तो हम Q1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से Q2 का मान निकाल लेंगे। कैसे, ये N है, N दे रहा है, E का मान पता है आपको, देखो मैंने निकाला होगा, E का मान पता होता 1.6 10⁻⁻19, तो मैंने गुणा किया और Q1 Q2 का मान निकाल लिया। अब कूलाम का नियम लगा दिया, या बराबर के Q1 Q2 512। सवाल भाषा बहुत बड़ी दी थी, उसने कहा था मुझसे 12 यूरेनियम 238, उसने मुझसे क्या कहा था,
52 यूरेनियम 238, 92 52 नहीं 92 यूरेनियम 238 क्या होता है देखो। अल्फा कण के पास 2 इलेक्ट्रॉन होती है। जब उसका विघटन हुआ तो 90 हो गए, पहले 92 थे, जब विघटन हुआ तो 90 हो गए। ओके 90 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ से Q1 व Q2 के मान निकाल लिए। ओके ये देखो आपको क्या, ये होता प्रोटॉन होता, आपको पता होगा। हमने कहा नंबर ऑफ जो प्रोटॉन नंबर ऑफ किसके होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये भी मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है। किसके पार्ट 1 में, न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल का जो पार्ट नंबर 1 है, जो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये भी पढ़ाया है कि 92 यूरेनियम 238 को कैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मान निकालेंगे, इसके हम निकाल सकते हैं। और जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अलग अलग ना कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कह रहा है कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ओके 2 अल्फा कण है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है तो 2 अल्फा कण है, ये दो अल्फा कण है, वो कितनी दूरी पर हैं, 0.1। अल्फा कण पर आपको आवेश पता होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। इस पर भी पता है, दो समान है, 2 अल्फा पार्टिकल तो दोनों पर समान आवेश होगा। मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना प्रबल है, तो मैं इनका रेशियो निकाल ले रहा हूँ, बाद में इनका मल्टीप्लाई कर देना तो पता चल जाएगा कौन कितना प्रबल है। ठीक है, तो एफ ई बराबर ये फार्मूला होता है, एफ जी बराबर ये होता है। मैंने 1 को सेकेंड से डिवाइड कर दिया। ओके मैंने 1 को सेकेंड से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, तो देखते हैं क्या हुआ। जब 1 को सेकेंड से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर कट गया, और जो हमारे पास बचा था उसमें मैंने 9 गुणे 10 पावर माइनस, आपको पता के का मान होता है, Q1 का मान Q2 का मान रख दिया। जी का मान आपको गिवन होता है, कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ओके ये जी का मान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 6.16 पावर माइनस 27 इलेक्ट्रॉन में हमें अल्फा कण का द्रव्यमान चाहिए। मैं गलत बोल गया था। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान रखा जाएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण का जो मास होता है वो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 होता है। मैंने आपको जो फार्मूला शीट दी थी उसमें सभी कांस्टेंट के मान आपको दिए थे, जिसने पढ़े होंगे देखो मेरे साथ आप पढ़ते रहिएगा। आपने देख लिया वीडियो, कोई वीडियो पूरी देखते ही नहीं, ना देखे, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको पढ़ना है देखिएगा, ना पढ़ना ना देखिए, जैसा आपको डिपेंड करता है। तो जिसने मेरी वीडियो देखी थी, जिसने उन कांस्टेंट को देखा होगा, मान याद किए होंगे, तो उसको फायदा हो रहा होगा, उसे अल्फा कण का द्रव्यमान याद होगा। 6.16 पावर 27 मान पुट करेगा, आंसर ला देगा, लो उसे मिल जाएंगे। 5 नंबर सवाल आएगा, 5 मिल जाएंगे, बस खुश होगा आराम से, उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 2 सूक्ष्म गोले, प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी भी देखना, 2 सूक्ष्म गोले हैं, दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों पर। ये दोनों सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है, दोनों ये Q1 मान लो Q2, दोनों पर इतने की कमी है। दो सूक्ष्म गोले, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तब इसने यह पूछ दिया हमसे कैसे निकालें, ये देखिएगा। अब Q1 Q2 इतना बीच की सेपरेशन है वो R दे रहा था, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप Q का मान निकाल सकते हो। जो Q होगा भाई Q1 के बराबर होगा, भाई Q2 के बराबर होगा। अंडरस्टैंड, जो Q होगा भाई Q1 बराबर हो, क्यों, क्योंकि 2 सूक्ष्म गोले, दोनों पर क्या है, दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों पर। अंडरस्टैंड, यस। पूछा गया तुमसे फोर्स पूछा गया, बल ये पूछा गया था, तो यह बराबर की Q1 Q2 आर स्क्वायर। मान पुटअप कर दो आप, क्या मान 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 जो होता ही है, बन दिया गया था, तो इतना फोर्स आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको जितने भी सवाल कराता हूँ उसमें यदि आपको कोई भी सवाल ना समझ में आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सही फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप अपना फ़ोन नंबर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको फ़ोन करके वीडियो उस पर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। उतने ही सवाल की मैं आपको वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ओके, इससे अच्छा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से जितना होगा मैं आपको उतना बढ़िया पढ़ाऊँगा। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में आपको 3 विषय पढ़ाऊँगा। अभी मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा,
पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी मैं फिजिक्स का वो पार्ट ख़त्म करने वाला हूँ, पहला चैप्टर जो हम लोग शुरुआत पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो जल्दी वो हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चैप्टर जो पहला जो हम लोग पढ़ रहे हो वो हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे, फिनिश जल्दी करेंगे, ठीक है। अभी मैंने 12 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, कहीं 46 या 48 न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, कल ज़्यादा न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है। अब थोड़ी वीडियो लंबी होने लगेंगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारा बेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल हमारा वीडियो जो है वो लंबी होती जाएंगी। तो आप पूरे देखिएगा, ठीक है। ओके बाय, पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।